हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ वर्षा। वेलकम बैक टू माय चैनल। द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। तो इसमें आप सभी को पता है जो क्लास 1 जो है वो इसकी हो चुकी है। इसमें इसका उद्देश्य क्या था कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का और संशोधन करने के लिए अधिनियम, यानी कि इसमें टोटल 4 अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसमें से सबसे मुख्य है जो भारतीय दंड संहिता है। उसका संशोधन के बारे में जितनी धाराएं बदली गई, नई धाराएं जो जोड़ी गई, उन सभी के बारे में कल बात कर चुके हैं और आपका जो क्वेश्चन है वो उसी से फंसेगा। लेकिन आपको ये याद रखना है कि अध्याय 3 में क्या है, अध्याय 4 में क्या है, इस वजह से इस क्लास को लेकर आए हैं। तो इस अधिनियम में कुल कितने अध्याय हैं? 6 अध्याय हैं। अध्याय 1 में प्रारंभिक है कि इस जो अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, तो वो नाम है आपका दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013। ये कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ है 3 फरवरी 2013 में। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते कि 2013 का 3 और 3। ठीक है, तो ऐसे इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पहला जो संशोधन है वो रेप विक्टिम से रिलेटेड था। जैसे भारतीय दंड संहिता के जितने भी संशोधन हुए हैं वो आपके रेप विक्टिम को लेकर, एसिड अटैक को लेकर, इस तरह की जो घटनाएं हैं वो पहले नहीं होती थी लेकिन अब होने लगी, तो इस वजह से इस अधिनियम को लागू किया गया। ठीक है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधन की। तो ये अध्याय 3 में है, अध्याय ज़रूर याद रखिएगा। इसमें देखिए कि धारा 54 का में जो संशोधन हुआ है कि यदि गिरफ्तारी करने वाले व्यक्ति की शनाख्त करने वाला व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त है तो नगर मजिस्ट्रेट शनाख्त की ऐसी प्रक्रिया अपनाएं जो शनाख्त करने वाले व्यक्ति के लिए सुविधापूर्ण हो। व इस प्रक्रिया की वीडियो फिल्म भी तैयार की जाएगी। ठीक है, अब मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्ति न्यायालय में आकर या फिर पुलिस स्टेशन में आकर तो अपने जो बयान हैं वगैरह हैं उनको दर्ज नहीं करा सकता, उसके लिए उसका घर का माहौल ही सेफ़ है। तो जो इसमें चेंजेस हुए हैं उसके आधार पर ही शनाख्त वगैरह की जाएगी। ठीक है, अब धारा 154(1) में देखते हैं। तो यदि किसी स्त्री के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का खा, धारा 354, धारा 354 के का से घात तक, धारा 376, धारा 376 का से डा या धारा 509 के अधीन कोई अपराध या अपराध का प्रयास होता है तो इसकी जानकारी किसी महिला पुलिस अधिकारी या किसी महिला अधिकारी द्वारा लिखी जाएगी। जो महिलाएं होती हैं वो महिलाओं के साथ अपना भावात्मक संबल जोड़ पाती हैं, इस वजह से ये कहा गया कि स्त्री के विरुद्ध अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए महिला पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया जाए, उन्हीं के द्वारा उनके जो बयान हैं वो दर्ज किए जाएं। ठीक है, धारा 160(1) में संशोधन हुआ है कि इसमें 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक, ध्यान दीजिए यहाँ पे 15 वर्ष से कम या 65 वर्ष से अधिक आयु का है या किसी स्त्री या किसी मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त व्यक्ति से शब्द जोड़े गए। इसका अर्थ यहाँ पर क्या होता है कि पहले जब 160(1) था तो उसमें सिर्फ 15 वर्ष और किसी स्त्री, ये 2 शब्द थे। ठीक है, संशोधन करने के बाद में इसमें 65 वर्ष और मानसिक या शारीरिक रूप से निःशक्त, ये 2 शब्द जोड़े गए। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब नोट देख लीजिए कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के संशोधन में भारतीय दंड संहिता में वर्णित अपराधों से संबंधित जो दंड हैं उनमें संशोधन किए गए। ठीक है, अध्याय 4 जो है वो आपका भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के संशोधन से संबंधित है। भारतीय दंड संहिता में जो वर्णित अपराध हैं उनसे संबंधित, जैसे कि रेप हो गया, आप जानते हैं ना, पूरा ही अमेंडमेंट रेप और एसिड अटैक पर है। तो रेप और ह्यूमन ट्रैफिकिंग ETC के साक्ष्यों की धाराओं में संशोधन हुआ है। जैसे जैसे अपराध की धाराएं चेंज हुई हैं वैसे वैसे उनके दंड के प्रावधान और साक्ष्य इकट्ठा करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी चेंजेस हुए हैं। जैसे कि चिकित्सीय परीक्षण, रेप विक्टिम या दुर्व्यापार द्वारा बचाई गई जो महिलाएं हैं, मानव हैं, उनके जो चिकित्सीय परीक्षण द्वारा साक्ष्य इकट्ठा करना, ठीक है, साक्ष्यों की वीडियोग्राफी करना और मौखिक साक्ष्य, लिखित साक्ष्य, ये सारी चीज़ें जब लेना है वो आपके भारतीय जो साक्ष्य अधिनियम द्वारा लिए जाते हैं। ठीक है, किस तरह से इकट्ठा किए जाएंगे साक्ष्य, उन सभी के बारे में ही आपका ये साक्ष्य अधिनियम
बताता है। अध्याय 5 देखते हैं तो लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का संशोधन। भारतीय दंड संहिता के अधीन कोई अपराध घटित होता है तो अपराध करते हुए या सहायता करते हुए पाए जाने पर अपराधी उस दंड का भागी होगा जो इस अधिनियम के अधीन या भारतीय दंड संहिता के अधीन मात्रा में गुरुतर है। इसके साथ आपका जो गैजेट है, जो मेन आपका अमेंडमेंट है, उसकी जो PDF है वो भी आपको शेयर की जाएगी। आप लोग उसको 1 या 2 बार पढ़ ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। धाराएं एक बार आपकी नज़र से चली भी गई, क्योंकि जो मेन है आपका भारतीय दंड संहिता का संशोधन है जो क्लास 1 है, उसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी गई है, वही आपके लिए सबसे ज़रूरी है। ये सिर्फ उन्हीं जो अपराध हुए हैं भारतीय दंड संहिता के अधीन, उन्हीं के साक्ष्यों में परिवर्तन, उन्हीं के दंड में परिवर्तन, इस तरह से ये आगे के अध्याय बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति सहायता करता है अपराधी की तो उसको भी बराबर का अपराधी माना जाएगा और उसको भी बराबर का दंड दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अध्याय है आपका प्रकीर्ण यानी कि निरसन, जो यहाँ पर खत्म होता है आपका कि दंड विधि संशोधन अध्यादेश 2013 इसी के द्वारा निरसित किया जाता है, यानी कि समाप्त किया जाता है। ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन की कोई बात या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथाशोधित उन अधिनियमों के तत्स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी, ठीक है। कि इस अधिनियम के द्वारा क्या है कि कोई भी अपराध अगर भारतीय दंड संहिता के अधीन होता है तो इसमें जो संशोधन हुए हैं, दंड विधि संशोधन 2013 में जो भी संशोधन हुए हैं, उन्हीं के द्वारा जो है कार्यवाही की जाएगी, उन्हीं के द्वारा कार्यवाही मानी जाएगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो संशोधन है वो पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। कल की क्लास देखना बिल्कुल ना भूलें कि वो आप जब देखेंगे तो उसी के आधार पर आपको ये क्लास समझ में आएगी, ठीक है। तो अब इस चैनल को थोड़ा शेयर ज़रूर करिए एंड लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।